हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में टोटल 100 प्रश्न हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में बताया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 सेकंड में आप अपना आंसर चुन लीजिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल 100 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का आंसर स्वयं दिया है। तो देखिए, वेद टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ध्यान रखिएगा। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चनहुदड़ो जो था यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, और चनहुदड़ो के उत्खननकर्ता जो थे वो गोपाल मजूमदार थे। याद रखिएगा, कौन थे? गोपाल मजूमदार। अगर बात करें कि सिंधु नदी के किनारे और कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, तो मोहनजोदड़ो और कोटदीजी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कि एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है वो है असमक। असमक की राजधानी है पोटली या फिर पोतन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको 16 महाजनपद जो हैं इनकी राजधानियां अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। एक बार देखने के बाद आप आजीवन नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आप जानिए कि तारांकित प्रश्न होते क्या हैं। तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदन के सदस्य तुरंत सदन में चाहते हैं उससे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर जो है लिखित दिया जाता है, और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हिल स्टेशन है कोडाई कनाल ये किस राज्य में है। तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुछ और महत्वपूर्ण हिल स्टेशन हैं, उनको भी याद रखिएगा। ऊटी। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है कि ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। उसके बाद केरल में पेरियार है। गुजरात में सपुतारा है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सपुतारा हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो गुजरात में है। उसके बाद कर्नाटक में है केमानगुंडी और नंदी हिल्स। छठा नंबर प्रश्न देखिए, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए, वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलोग्राम कैलोरी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, याद रखिएगा, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। और अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख, याद रखिएगा। और शंख का जो धारण है वो भगवान कृष्ण भी करते थे, तो इससे आप रिलेट करके इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। बात करें महावीर की, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक सिंह था, वो क्या था? सिंह था। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड था या वृषभ था, आप कह सकते हैं। पार्श्वनाथ ये 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? माफ कीजिएगा, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 22वें अरिष्टनेमी थे।
और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक स्तूप है वह किससे संबंधित है? तो स्तूप जो है यह महात्मा बुद्ध हैं उनके मृत्यु से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो किससे है? घोड़ा से है, याद रखिएगा, घोड़ा का प्रतीक जो है वो गृह त्याग से है गौतम बुद्ध के। अगर बात करें गौतम बुद्ध के निर्वाण से, तो सबको ध्यान रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, निर्वाण से जो पद चिन्ह है वो निर्वाण से संबंधित है। उसके बाद अगर जन्म से बात करें तो जन्म से ये किससे संबंधित है? कमल या सांड, ठीक है, कमल या सांड, याद रखिएगा, और पद चिन्ह हो गया निर्वाण से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोडरामा अभ्रक, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। नवेली जो है यहाँ लव एक्स का उत्पादन नहीं होता है, नवेली में लिग्नाइट होता है, और नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। राउरकेला में इस्पात, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी अक्षांश रेखा है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, याद रखिएगा, और इसी को कर्क रेखा कहा जाता है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो अधिकार है संसद के पास होता है, ऑप्शन ए, भारत की संसद के पास। वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो ये किया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कराची अधिवेशन की, तो कराची अधिवेशन जो है ये 1931 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी पर स्थित जलाशय अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी पर जो जलाशय स्थित है उसको गांधी सागर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर, चंबल नदी पर है, जरूर ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है कि लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो टोटल कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 545, ठीक है, और इसमें से निर्वाचित कितने होते हैं? तो 543, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से, और बाकी कितने बच गए? 13 बच गए, ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य जो हैं यह आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम संख्या, वर्तमान ना पूछ के आपसे सिर्फ पूछा जाए कि अधिकतम संख्या, तो अधिकतम कितनी हो जाएगी निर्वाचित सदस्यों की? 550, क्योंकि अधिकतम 552 है, ठीक है, तो 550 निर्वाचित हो जाएंगे, और इसमें से 530 जो है ये कहाँ से? राज्यों से, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 530 और 20 550 हो गया, और 2 जो हो गए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जाता है ऐसा। 16 नंबर देखिए, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर ने इनको यानी उस्ताद मंसूर खां को क्या उपाधि दी थी? नादिर अल उल्स की उपाधि, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, नादिर अल उस की उपाधि दी थी। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशेष लक्षण था?
तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लेमेंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई। जो प्रथम सदन था उसको राज्य परिषद कहा गया और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय जैन संगति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगति जो हुई थी ये हुई थी 6ठी शताब्दी में, याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था, और वल्लभी कहाँ? गुजरात में। और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किया था क्षमा श्रवण ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पहली जैन संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। तो टोटल 2 ही संगतियां हुई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का अधिकतम भार कब होगा, कहाँ होगा? तो इसका अधिकतम भार जो है निर्वात में होगा। 20 नंबर देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जहां भी हैं आप, किसी भी ग्रुप में, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, आप चाहें तो अपने टाइम लाइन पर भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य रेखा को किसके साथ जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था और 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो ये किया था चूड़ामन के नेतृत्व में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, तो आप ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखिए। लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने, वे कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चौथी लोकसभा और 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। और ये कब से कब राष्ट्रपति रहे थे? तो 1977 से लेकर के 1982 तक। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर है कि किस चोल शासक ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस चोल शासक ने? तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने करवाया था। और राजराजेश्वर शिव मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 25 नंबर देखिए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था एग्रोनोमी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर देखिए। पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो देखिए, पांड्य राजवंश का स्थापना जो है किसने किया था? इसका स्थापना नेडियोन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी राजधानी थी मदुरई, और मदुरई ही राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी था पांड्य शासकों का। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए। दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन गवर्नर जनरल था? ये था लॉर्ड एलनब्रो। याद रखिएगा, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 ईस्वी में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को बंद किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि भारत का लगभग कितना भूभाग वन से आच्छादित है?
तो देखिए भारत का लगभग 21.67% जो भूभाग है वो वन से आच्छादित है। ये जो है 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य जो है वो मिजोरम है। तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन जो है ये तबला बजाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें अगर हम सितार की, तो सितार से कौन संबंधित है? पंडित रविशंकर। वीणा से याद रखिएगा एस बालचंद्रन और संतूर से शिव कुमार शर्मा। 30 नंबर देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है यानी अनुवांशिक रोग है और इसका जो परिणाम होता है उसमें क्या होता है कि रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था युद्ध क्षेत्र में वो नायक कहलाता था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सेनापति कहलाता था। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक इनमें से कौन था? तो देखिए सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सीमुक ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? सीमुक ने किया था। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद रखिएगा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इसको सातवाहन वंश का पुनः संस्थापक भी कहा जाता है। पुनः संस्थापक किसको कहा जाता है सातवाहन वंश का? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और सातवाहन वंश जो थे ये भारत के जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है इसके बीच सेतु का काम इन्होंने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो दंडी जो रहते थे ये रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। पल्लव शासक, याद रखिएगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और दंडी की जो रचना है उसको आपको ध्यान रखना है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित जो है इसकी रचना किसने किया है? दंडी ने किया है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक होते हैं? तो 50 सदस्य जो होते हैं वो प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य जो होते हैं वो अनुमोदक होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता इनमें से कौन है? बताना है आपको। तो देखिए हैलोजन में फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन के रिनायन यानी जो रिनायन है, याद रखिएगा रिनायन बनाने की प्रकृति अधिकतम होती है, अतः यह सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी फ्लोरीन। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए राज्यपाल जो है विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन इत्यादि से रहता है। और बात करें विधानसभा में, तो विधानसभा में एक सदस्य को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं उनको मनोनीत करता है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर है कि मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मोहम्मद शाह को किसने पराजित किया था? तो ये किया था राणा, किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में याद रखिएगा 1448 ईस्वी में इसने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो इनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। और अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए चंदावर का युद्ध जो है यह गढ़वाल, याद रखिएगा गढ़वाल या फिर कह लीजिए राठौर, गढ़वाल या फिर राठौर वंश के अंतिम शासक जयचंद और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था।
1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद जो हैं ये हार जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 1528 ईस्वी में जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये चंदावर है, ये चंदेरी है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें मोहम्मद गौरी विजित होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का पहला युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए, इल्तुतमिश जो था यह गुलाम वंश का शासक था, तीसरा शासक था गुलाम वंश का। ठीक है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कौन सा हुआ, आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश होता है। और इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी जो हुआ वो रुकनुद्दीन फिरोज हुआ। यह एक अयोग्य शासक था और इसको हटा करके रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, उसका आयतन जो है घटता है लेकिन घनत्व जो है बढ़ता है। याद रखिएगा, आयतन क्या है, घट जाता है लेकिन घनत्व जो है वो बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो है आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। 42 नंबर देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ये जो स्पीड है, मैंने गति है, उसको क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाती है। पहले v थी, अब इसको v/2 किया गया है। अब देखिए, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, हाफ m 1/4 v²। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, 1/4 को जब आप बाहर निकालिएगा, जब 1/4 को आप बाहर निकाल दीजिए तो देखिए फॉर्मूला कितना हो गया, हाफ m v²। सेम का हो गया, सेम वैसे ही हो गया। अब इसमें सीधे से आपको दिख रहा है कि कितना हो गया, 1/4 यानी 1/4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर है कि सल्तनतकालीन शासकों में से किसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी ले गया और इसका देवगिरी का जो नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। याद रखिएगा, कौन था, फिरोज तुगलक था। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। याद रखिएगा, कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। एक निबल में, याद रखिएगा, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद एक किलो बाइट में, याद रखिएगा, 1000 बाइट्स होते हैं। उसी प्रकार एक MB में जो मेगाबाइट है उसमें 1024 किलो बाइट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। एक मेगाबाइट में 104 किलो बाइट होगा। उसी प्रकार एक GB में यानी गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। एक टेराबाइट में 1024 GB होता है यानी गीगाबाइट होता है। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, बुध होता है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, और शनि के बाद अरुण और वरुण है। तो देखिए, तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसेंट में इसका ट्रिक दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा इजीली। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की भी प्रक्रिया USA के संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 48 नंबर देखिए, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर होती है? याद रखिएगा,
तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि घास के मैदान पर कौन सा होता है, क्ले कोर्ट पर कौन सा होता है, उसके बाद हार्ड कोर्ट पर कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है। देखिए मैं बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों जो हैं ये हार्ड कोर्ट पर होते हैं। विमल्डन जो है ये घास के मैदान पर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विमल्डन। और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर होता है, याद रखिएगा क्ले कोर्ट पर होता है। 49 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज, जिसको सैन्य विभाग कहा जाता था, सैन्य विभाग का नाम क्या था, दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, मैं पीछे आपको कवर करवा चुका हूँ प्रीवियस सेट में। तो दीवाने अर्ज का जो संस्थापक था वो बलबन था, ठीक है। तो सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, तो इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो कहलाता था आरिज ए मुबालिक, आरिज ए मुबालिक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बरीद ए मुबालिक जो था, इसको भी ध्यान रखना आपको, बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद मुशरीफ ए मुबालिक, मुशरीफ ए मुबालिक जो था ये कौन होता था, तो ये प्रांतों एवं अन्य विभागों में आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता था वो होता था। और मजमुआदार था, ये उधार दिए गए धनराशि का हिसाब रखता था, मजमुआदार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, और देवभूति की हत्या कर दिया वासुदेव, और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, सार्जेंट आयोग किससे संबंधित है। तो सार्जेंट आयोग के बारे में जान लीजिए। सार्जेंट आयोग जो है 1944 ईस्वी में आया था, किसके अध्यक्षता में, तो ध्यान रखिएगा ये आया था जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में, ठीक है। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेबल, याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड वेबल था। और ये जो आया था सार्जेंट आयोग ये शिक्षा के विकास हेतु से था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए कैबिनेट आयोग आया था यह, जो कि 1946 में आया था पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, और ये भी लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में ही आया था। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या हेतु सप्रू समिति बनी थी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1934 में, और उस समय वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। उसके बाद बात करें भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, तो ये कौन सा आयोग था, लिंडसे आयोग था। और लिंडसे आयोग 1929 में आया था लिंडसे की अध्यक्षता में, और 1929 में लॉर्ड इरविन वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये पहला ब्रिटिश कौन था, ये था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, याद रखिएगा चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें अल्फ्रेड वेब जो था, ये 10वां जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था 1894 में मद्रास में, ठीक है फ्रेंड्स, 1894 है मद्रास में। उसके बाद सर विलियम वेडरबर्न जो था, इसने 5वें अधिवेशन जो कि 1889 में हुआ था, कहाँ, मुंबई में, उसकी अध्यक्षता किया था। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुआ वह किस वर्ष में लड़ा गया था। तो चौथे जो मैसूर युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ये हुआ था 1799 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, शेर ए मैसूर के नाम से, याद रखिएगा शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, याद रखिएगा। 54 नंबर देखिए, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं किया गया है। तो देखिए समानता का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन काम का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो देखिए सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत कौन सा आता है, जेलीफिश आता है। उसके बाद अगर बात करें गोल कृमि, तो ये आता है प्लेटीहेंथमिल्स के अंतर्गत। इकाइंड और मेटा के अंतर्गत स्टार फिश आता है, और एनेलिडा के अंतर्गत जोक आता है। जोक को आप ध्यान रखिएगा, ये आता है एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, सल्तनत काल में मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर इनमें से कौन था।
तो ये था ज़कात, याद रखिएगा। और गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था जजिया, और मुसलमानों पर धार्मिक कर था ज़कात। अगर बात करें उस्र की, तो ये क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला यह भूमि कर था। खराज जो था, खराज यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। 57 नंबर देखिए, संगम वंश के किस शासक के काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो याद रखिएगा, विजयनगर जो है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देवराय द्वितीय बना लीजिए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और देवराय द्वितीय को यह संगम वंश का जो था सबसे प्रतापी शासक था, और इसे इमाड़ी देवराय कहा जाता है, इसको इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसको डूरंड रेखा कहा जाता है, इसका निर्धारण किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में, याद रखिएगा, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। और इसके कार्यकाल में कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था, जिसमें कि स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिकतम काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, और पहला जो है कारखाना अधिनियम, ये लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। 59 नंबर देखिए, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चुआर विद्रोह जो है यह 1798 ईस्वी में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके? दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, बंगाल के बांकुड़ा में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगर बात करें असम में, तो असम में अहोम विद्रोह हुआ था। उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था? उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पाइक विद्रोह। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर है कि किस मुगल शासक ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो मेवाड़ को जहांगीर ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। पूछा जा सकता है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। 61 नंबर देखिए, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। 62 नंबर देखिए, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज किया था, इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑटो हन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिजली से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वो होता है पायरीन। पायरीन को क्या कहा जाता है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो बाबरनामा की रचना बाबर ने किया था तुर्की भाषा में। ठीक है, बाद में इसको फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। 65 नंबर देखिए, ये 65 नंबर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था अकबर ने। नूरजहां ने, याद रखिएगा, जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में क्या है ये भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 23 जो है भारत में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत को अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि टोटल 7 अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। ये 7 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था ड्वाइट आइजनहावर, और ये कब आए थे भारत? 1959 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये नाम मैंने बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये किस अम्ल से?
लैक्टिक एसिड से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। तो देखिए निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिप्लोकोकस न्यूमोन, डिप्लोकोकस न्यूमोन नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है और इसमें जो है फेफड़ों में सूजन हो जाती है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन सी फेफड़ा। 69 नंबर देखिए सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सालार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में है और हैदराबाद ध्यान रखिएगा मूसी नदी के किनारे स्थित है। 70 नंबर देखिए मैस्ट्रेल किस देश में चलने वाली शीतल हवा है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मैस्ट्रेल जो है ये इटली में चलने वाली हवा है। किस देश में? इटली में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ईरान में जो चलने वाली शीतल हवा है उसको क्या कहा जाता है? उसको सिस्टान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो चलती है शीतल हवा उसको विली विली कहा जाता है, उसको कहा जाता है विली विली, ये जरूर ध्यान रखिएगा विली विली। और सूडान में जो चलती है हवा उसको क्या कहा जाता है? हबूब कहा जाता है, जो शीतल हवा चलती है। 71 नंबर देखिए प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन किया गया था 1955 में और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। याद रखिएगा कौन थे? बीजी खरे थे। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 343 भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन काइटिन का बना होता है। तो काइटिन का जो बना होता है वो कोशिका भित्ति बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 73 नंबर देखिए धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 इनमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट है। तो देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल इन दोनों में 16-16 है। दिल्ली और उत्तराखंड जो हैं इनमें 3-3 हैं और हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5-5 हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में समान सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH44, ध्यान रखिएगा। और इसी NH44 पर जो है चेनानी नासरी सुरंग है। चेनानी नासरी सुरंग जो है इसी NH44 पर है और चेनानी नासरी का नाम बदलकर अब रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो NH44 है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3806 किलोमीटर और ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये कथन जो है ये भगत सिंह की है और आप कमेंट में एक क्वेश्चन बताइएगा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, डेट के साथ बताइएगा। 77 नंबर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था 1890 ईस्वी में रिचर्ड आल्टमैन ने, 1890 ईस्वी में। अगर बात करें डी ड्यूब की तो डी ड्यूब ने लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूब ने। और कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाय की खोज की थी, गोल्जिकाय की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर इनमें से कौन सा युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। तो देखिए औरंगजेब जो है और दारा शिकोह जो है ये दोनों शाहजहां के पुत्र थे। तो शाहजहां की जब आखिरी समय आया तो एक अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। तो उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों में युद्ध हुए, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध। तो ऑप्शन डी तीनों सही आंसर हो जाएगा इसका। और तीनों युद्ध में जो है ये दारा शिकोह हार गया और औरंगजेब जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी सैलरी याद रखिएगा 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 रुपया है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो होता है CAG ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।
80 नंबर देखिए, 80 नंबर है कि किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया। तो ये दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन माफ कीजिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान, छोटा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, कह रहा है कि PQRST, ठीक है, 5 लोग हैं, एक वृत्ताकार गहरे में बैठे हुए हैं, प्रत्येक के मुंह अंदर की ओर है, RS के बाईं ओर, यहाँ बाईं ओर बना लीजिए, तथा Q के दाईं ओर बैठा है। R जो है S के बाईं ओर है और Q के दाईं ओर है। यदि T Q के बाईं ओर हो, दूसरे स्थान पर बैठा हो, तो P S के किस ओर है? तो देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, कह रहा है कि जो R है, ठीक है, ये R S के बाईं ओर है, सारे केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और Q के दाईं ओर है, तो याद रखिएगा Q के दाईं ओर है। उसके बाद आगे पढ़िए, कह रहे कि T Q के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। T जो है ये Q के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो Q के बाईं ओर से देखिए दूसरे स्थान पर ही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन बच गया? यहाँ पे बच गया आपको P। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए पूरा डायग्राम बन गया। अब पूछा जा रहा है कि P जो है S के किस ओर बैठा है, तो P जो है S के किस ओर बैठा हुआ है? ऑप्शन में देख लीजिए, दाईं ओर से दूसरा है, और बाईं ओर से कितना पे? तीसरा है। तो बाईं ओर से तीसरा नहीं दिया हुआ है, दाईं ओर से तीसरा दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है कि यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से जो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, किया गया है 208 को 2 + 0 + 8, 208 को क्या किया गया, सारे डिजिट को जोड़ दिया गया, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 50 आ गया। उसी प्रकार देखिए 5, 7 और 8, यानी 578 को जोड़ दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 100। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आप इसे दूसरे तरीका से भी बना लें। 83 नंबर देखिए, 83 नंबर है कि यदि चिन्ह को, जो प्लस का चिन्ह है और डिवाइड का चिन्ह है, इसको बदल दिया जाता है परस्पर, उसी प्रकार 2 और 4 को भी परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित 4 समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो देखिए यहाँ आपको बताना है कि ये जो कौन सा समीकरण है वो सही हो जाएगा। तो सबके आप चेक कर लीजिए, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 2 + 4/6 डिवाइड 6 = 8 है। कह रहा है कि सबसे पहले तो साइन को आप बदल दीजिए, तो 2 प्लस की जगह पर आ जाएगा डिवाइड 4, और डिवाइड की जगह पर चला जाएगा प्लस 6 = 8। अब कह रहा है कि 2 और 4 को बदल देना है, तो 4 आ जाएगा यहाँ, 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड में भी 8 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 8, तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर, कह रहा है कि एक कूट भाषा में बीजी को लिखा जाता है इतना, उसी कूट भाषा में फोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं है, इनका पोजीशन लिखा गया है। बी का पोजीशन कितना होता है? 2 होता है। यू का पोजीशन कितना होता है? 21 होता है। उसके बाद एस का पोजीशन जो है वो कितना होता है? 19 होता है। और वाई का पोजीशन कितना होता है? 25 होता है। तो सिर्फ आपका इसका भी पोजीशन लिख देना है, FORT का। तो एफ का पोजीशन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। ओ का पोजीशन 18 हो जाएगा। आर का पोजीशन और टी का पोजीशन 20 हो जाएगा। देखिए 6, 15, 18, 20, 6, 15, 18, 20, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है। आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए क्या किया गया, इसमें बताता हूँ। 5 का स्क्वायर किया गया है तो कितना आ जाएगा? 25। 6 का स्क्वायर किया गया है तो कितना आ जाएगा? 36। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 61। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर किया गया है 144। 11 का स्क्वायर किया गया है 121। इसको जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 18 का स्क्वायर कीजिए, तो 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 324। और उसके बाद और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, और जब इसको ऐड कीजिएगा तो 468 आ जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर है, ये कथन निष्कर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। कहा जा रहा है इसमें कि नीचे दिए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन है कि लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। निष्कर्ष दिया गया है कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा न करें। दूसरा है कि सरकार को चाहिए कि वह त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन अनुसरण करता है।
जो देखिए ऑप्शन ये जो निष्कर्ष 1 है यह तो बिल्कुल गलत कहा गया है कि त्यौहार के मौसम में यात्रा ना करें। अगर त्यौहार के मौसम में हम यात्रा नहीं करेंगे तो अपने घर कैसे पहुँचेंगे। तो इसलिए से सरकार की यह कर्तव्य है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार के जो मौसम है फेस्टिवल के, उस समय एक्स्ट्रा ट्रेन चलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा बसें चलाएं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। कहा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी नानी के एकमात्र दामाद की बहन है। नानी के दामाद की बहन, ठीक है। तो नानी की दामाद का बहन यानी उसकी बुआ हुई। तो उस लड़के का उस महिला का क्या संबंध है, तो भतीजा हुआ, नेफ्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। 88 नंबर है कि एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर कार से निकलती है। यहाँ देख लीजिए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया ईस्ट, मान लीजिए ये वेस्ट हो गया, राइट साइड में साउथ हो जाता है और इधर नॉर्थ हो जाता है। कह रहा है कि दफ्तर से वो निकली दक्षिण में 50 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है, तो दाएं इधर मुड़ जाएगी और फिर 25 किलोमीटर चलती है। तो 25 किलोमीटर चली। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं इधर मुड़ेगी और फिर 50 किलोमीटर चलती है। तो देखिए ये कहाँ है, अपने पोजीशन से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। 89 नंबर देखिए, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो देखिए 30, 20, 50, उसके बाद 30, 80, आप इसको पूरा कीजिए। सही आंसर मैं बता देता हूँ, हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में होगा। तो देखिए यहाँ 540 का ब्याज निकाल लीजिए, तो P इंटू आर इंटू टी, 540 का मैं निकाल रहा हूँ, इक्वल टू 100। तो इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 108 रुपया हो जाएगा इसका ब्याज। अब कह रहा है कि 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो देखिए ब्याज निकल के आ गया, उतना ही ब्याज इसका भी होगा। तो ब्याज कितना है, 108 हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हुआ क्या, अब समय आपको निकालना है। तो समय जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आपको गिवन है, ठीक है, तो आर भी गिवन है और समय निकालना है। ब्याज आपको पता चल गया 108, तो ब्याज गुना 100 बटा पी कितना है 900 रुपया और दर कितना है 6%। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आता है, सॉल्व करके 2 जीरो से 2 जीरो कट गया इधर। उसके बाद इसको देखिए 6 9 54 हो जाएगा और 54 दूना 108 हो जाता है। 2 वर्ष में ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। 91 नंबर है कि एक त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का है ए पर। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ए है, उसके बाद मान लीजिए ये बी हुआ और ये सी हुआ, 90 डिग्री का यहाँ कोण है। उसके बाद कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर BC की लंबाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यदि AB की लंबाई 24 है और AC की लंबाई 7 है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप नहीं निकाल लीजिएगा, 24 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, करिए 576 आ जाएगा, और 576 उसके बाद 7 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 625 आएगा, और 625 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 25 में, 25 mm हो जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 6,500 रुपया है, अंकित मूल्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है। तो SP आप निकालिए यहाँ से, SP कितना हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, छूट कितना का दे दिया 10 का, तो 90 हो जाएगा, 100 - 10 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा और 65 को जब 90 से आप गुना कीजिए, तो 65 को जब 90 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5800 कितना 50। ठीक है, 5850 आ जाएगा। ये आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया। अब कह रहा है कि उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य निकालिए। तो विक्रय मूल्य आपको पता चलिए गया, लाभ दिया हुआ है तो आप क्रय मूल्य नहीं निकालिएगा। CP इक्वल टू क्या होगा, SP 5850 गुना 100, और लाभ कितना का होता है 20% का, तो 100 में 20% जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, उसके बाद 3 से इसको काटिए, 300 का 12, उसके बाद फिर इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 9 27, और ये कितना है 5 है, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए फिर इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और ये 2 5 10, फिर इसको काटिए, और जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4875 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है,
5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध का मात्रा निकालना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि दूध की मात्रा कितना है, x लीटर है। उसके बाद मिश्रण में 5 भाग दूध है और 1 भाग पानी है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं देखिए x है, x/5 + 5 = 5:2। इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25। देखिए यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, ये करके देखिए। इसको अंदर वाले को कीजिए तो अंदर में 5 हो जाएगा, यहाँ से लीजिएगा एलसीएम तो x हो जाएगा और प्लस ये 25 हो जाएगा। अब ये अनुपात है तो देखिए x हो जाएगा ऊपर और x + 25 हो जाएगा और ये ऊपरवा चला जाएगा तो ये 5x हो जाएगा = इधर देखिए 5:2 है। अब आसानी से नहीं निकाल लीजिएगा, 5/2 हो जाएगा। इधर से तिरिया गुना कर दीजिएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 25 लीटर। 94 नंबर देखिए, 94 नंबर है कि रमेश एक पंखा उसके अंकित मूल्य से 25% पट्टे पर खरीदता है और वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। तो पंखे की अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि 660 रुपये में बेच दिया, 10% का मुनाफा कमाता है। तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा, यहाँ से CP निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा आपको 660 × 100 और लाभ होता है 110 का, तो काट दीजिए 66 कितना हो गया 600 आपको निकल के आ गया। अब कह रहा है 600 याद रखिएगा CP। अब कह रहा है कि बटा कितना दे रहा है। अब बटा देने के बाद का आप इसका मूल्य देख लीजिए, तो 25% का बटा है तो मान लीजिए 100 में से 25 का बटा निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब 75 रुपया मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। एक पर कितना हो जाएगा, 100/75 हो जाएगा। आपका CP कितना है, 600 रुपया अभी निकाले थे तो 600 रुपया का कितना हो जाएगा, कर दीजिए 25 × 3 = 75, 25 × 100 और 3 × 2 = 6, 200 × 8, 2 × 8 हो जाएगा 800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। कोई मूलधन किसी निश्चित ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो देखिए दुगुना हो जाता है तो यानी मिश्रधन जो है वो कितना हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है आपका 2p। मान लीजिए जो प्रिंसिपल था वो कितना था, मूलधन p था, तो दुगुना हो जाता है तो मिश्रधन 2p हो जाता है। ब्याज कितना है इसमें, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो 2p माइनस p घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। अब आपको ब्याज पता चल गया p है, तो अब निकाल लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से क्या निकालिएगा आप, यहाँ से आप निकालिएगा दर निकालिएगा। ठीक है, तो दर आपको ब्याज पता हो गया, साधारण ब्याज p आपको पता था p है, r आपको निकालना है, 10 वर्ष टाइम दिया हुआ है, बटा 100 होता है। ब्याज भी आपको p था तो देखिए इसमें से ये p कट जाएगा, 10 × 100 हो जाएगा और 10 इधर जाएगा, r कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब 10% याद रखिएगा। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो मिश्रधन तिगुना है और मूलधन p है तो ब्याज कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा। अब ब्याज इतना हो गया, मिश्रधन p हो गया, उसके बाद r पता चल गया 10% और समय निकालना है तो n रहने दीजिए, 10 × 100 हो गया, p से p कट गया और n अब इधर जाएगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर कह रहा है कि मजदूरों के एक समूह ने निर्माण कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो गया तो उस समूह में आरंभिक मजदूरों की संख्या कितनी थी, 30 दिन में पूरा करना था लेकिन नहीं आए 15 मजदूर तो वो 45 दिन में पूरा हुआ। तो देखिए मान लीजिए समूह में टोटल x मजदूर थे, देखिए समीकरण बना लीजिए, 15 मजदूर नहीं आए तो x - 15 कितना दिनों में पूरा हुआ, नहीं आए तो 45 दिनों में पूरा होता। अगर पूरा हुआ, अगर पूरा आ गए होते तो कितना होता, पूरा x थे, 30 दिन में कार्य पूरा हो जाता। समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, x - 15 × 45, 30 × x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, इसकी विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, एक भुजा की लंबाई मान लीजिए कितनी है 8 मीटर है। तो मान लीजिए कोई भी 8 में कोई भी भुजा आप लेंथ मान लीजिए चाहे ब्रेथ मान लीजिए, तो चलिए हम ये मान लिया 8 मीटर। आप देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय बनता है, 90 डिग्री का होता है ये, तो आप ये नहीं निकल जाएगा। अब 10 का स्क्वायर अब माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 64, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और रूट अंडर 36 बाहर निकालेगा तो 6 आएगा, 6 आ गया ये। अब एरिया क्या होता है, L × B होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 × 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो ये बनाता है एस्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जाइलम से
जल का फ्लो होता है ऊपर की तरफ, और फ्लोएम से क्या होता है, भोजन का प्रवाह होता है। 99 नंबर देखिए, 99 नंबर है कि नीचे दिए गए उस शब्द को चुनिए जिससे कि अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो शब्द आपको दिया गया है कौन सा, पोस्टमास्टर। ठीक है, तो देखिए पोस्टर बनाया जा सकता है, POSTER। उसके बाद टोस्टर, तो टी भी है, ओ भी है, ए भी है, STER ये है। स्टॉप भी बनाया जा सकता है, ST और OP। पेपर का देखिए PAPER है। पेपर में देखिए P 2 बार है, तो P 2 बार है क्या पोस्टमास्टर में, P एक ही बार है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, 100 नंबर प्रश्न है कि जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाल जो हैं आपस में चिपके रहते हैं, किस कारण से चिपके रहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और फ्रेंड्स आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। और फ्रेंड इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, 1 से लेकर के 6 तक के प्रैक्टिस सेट को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।